आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ आज, और वो टॉपिक है डायबिटीज़। एक बीमारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबी चलती है, इसको क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, और ये बीमारी धीरे धीरे हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करता रहता है और थोड़े दिनों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। अपरेंटली एक आध दिन में कोई तकलीफ नहीं होती है, सालों साल मरीज को पता ही नहीं चलता वो डायबिटिक का मरीज है, और धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो इसलिए आज डायबिटीज़ का कैसे इसका कंट्रोल हो, क्या करने से बीमारी को ठीक रखा जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है, या दवाइयाँ या इंसुलिन छोड़ा जा सकता है, इसके ऊपर मैं आज आपका डिस्कशन रखने वाला हूँ। हार्ट की बीमारी के संग डायबिटीज़ का बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा क्या करें, कितना क्या करना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। हम एक हार्ट का प्रोग्राम चलाते हैं। हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से उनको चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, किस तरह से लाइफस्टाइल, एलोपैथी की दवाइयाँ और कुछ मशीनों द्वारा हार्ट के पेशेंट बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी को अवॉइड कर सकता है। और इंडिया भर में हमारे करीब 93 क्लिनिक्स चल रहे हैं, और हर क्लिनिक में हम लोग लोगों को बोलते हैं ऑपरेशन ना करो, और उनको खाना पीना, रहन सहन के साथ साथ उनको योग, मेडिटेशन। हमारी संस्था का नाम है इसलिए साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस के तरफ से सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं और आर्ट ऑफ लिविंग से सारी चीज़ें यूज़ की हैं। दोनों को मिला के साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग है। और मेडिकल साइंस से हमने मेडिकल साइंस की दवाइयाँ ली है, मेडिकल साइंस की नॉलेज ली है, मेडिकल साइंस के टेस्ट लिए। सिर्फ हमने 3 चीज़ छोड़ दिया मेडिकल साइंस से, एक है बाईपास सर्जरी, एक है एंजियोप्लास्टी, एक है एंजियोग्राफी। तो ये 3 को छोड़ के हर चीज़ में हम अलाउड हैं। हम कर रहे हैं हार्ट की बीमारी का जितने तरह का इलाज पॉसिबल है, उसमें हम जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसको भी इंक्लूड करते हैं, एलोपैथी को भी इंक्लूड करते हैं, पर हम बोलते हैं ऑपरेशन बिना जो करना है कर लो। तो एनीवे हर कोई ऑपरेशन नहीं चाहता, कोई भी इनफैक्ट ऑपरेशन नहीं चाहता। अगर बिना ऑपरेशन के बाद बन जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बहुत कॉमन डिजीज़ है, एकदम समझ लीजिए नंबर 1 डिजीज़ आजकल हो गया है। ये हार्ट की बीमारी को भी करीब करीब पीछे छोड़ रहा है नंबर्स में। इंडिया में 8 से 10% लोग मान के चलते हैं, पर लगता है इससे ज़्यादा है। और डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप होते हैं। बच्चे लोगों को होता है, उसको बोलते हैं टाइप 1, और जो बड़े लोगों को होता है, एडल्ट लोगों को होता है, इसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज़। और यही डायबिटीज़ 90 से 95% लोगों को होती है। तो आज का हमारा डिस्कशन टाइप 2 डायबिटीज़ पे होगा। बच्चों को जो डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन की ज़रूरत होता है, खाना पीने के संग उनको इंसुलिन लेना होता है। पर ये टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ एमिनेबल मोस्टली टू आवर फूड एंड एक्सरसाइज एंड ऑल। इसके लिए मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसमें होता क्या, आदमी को मैं बताऊं ये डायबिटीज़ में होता क्या है। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन हमारे शुगर को कंट्रोल करता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है, और कुछ कुछ जगह में इंसुलिन काम नहीं करती है। यही मेन कारण है। आदमी बोलता है सब डायबिटीज़ का इमीडिएट क्या कारण है, बोला इंसुलिन का कम होना या इंसुलिन काम कम करना। इंसुलिन है पर काम नहीं कर पा रहा है, तो यही कारण है डायबिटीज़ का। तो आगे चलते हैं। एक बार हम लोग सोचते हैं हमारे पास खाना कौन सा होता है, हम लोग क्या खाना खाते हैं। देखिए 3 खाना होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है, और 4 खाना होता है जिसमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है। वो 3 खाने कौन से हैं? एक तो है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, एक है फैट। और 4 खाना जिसमें कैलोरीज नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, उसमें खाली हमें सपोर्टिव मटेरियल मिलता है। वो है फाइबर और वाटर, मिनरल और पानी, वाटर और विटामिन्स। याद रखिए विटामिन्स, पानी, मिनरल ये हमें ज़रूरत है, फाइबर की ज़रूरत है, पर इससे एनर्जी नहीं मिलता, इससे हमें सिर्फ सपोर्ट मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गाड़ी में पेट्रोल और डीजल होता है, उससे गाड़ी चल सकती है, पर जो ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, ये गाड़ी को चलाने में मदद करती है, पर इसका कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए ये जो 3 खाना है
दोनों तीनों खाना जो कि फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। आपको मालूम है डायबिटीज कौन सी खाने से रिलेटेड है? डायबिटीज रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे बताएंगे नहीं, आगे हम आपको बता दें फैट्स कौन से खाने में है। फैट में है ऑयल, घी, बटर और हर तरह की जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब हाई फैट है। और याद रखिएगा ये फैट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम खाना खाते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें मिलता है ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड है, उसको भी स्प्लिट कर दो तो फैटी एसिड्स मिलती है। तो फैट से हमारा बॉडी को मिलता है फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड। प्रोटीन्स जो है उसका कौन सा सोर्स है? एनिमल फूड है, मीट है, मछली है, अंडा है और दालें और अनाज, लेग्यूम्स, और अनाज में भी कुछ प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन जब हम लोग की बॉडी ब्रेक डाउन करता है तो इससे एमिनो एसिड मिलता है। एमिनो एसिड और ये फैटी एसिड्स ये दोनों हमारी बॉडी में ज़रूरत है और वो वहाँ से मिल जाती है। बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बॉडी को वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग कार्ब भी बोलते हैं, छोटे में कार्ब बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट में कौन सा खाना? करीब करीब 80% ऑफ हमारा खाना यही होता है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स। ग्रेन और सीरियल में क्या है? चावल है, गेहूं है, रागी है, बाजरा है, जवार है, जितने तरह के अनाज है वो सब कार्बोहाइड्रेट हैं। जितने फ्रूट्स है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जितने वेजिटेबल है कार्बोहाइड्रेट है और शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है। इनको कभी कभी हम लोग स्टार्च भी बोल देते हैं। और इनसे मिलता क्या है? इनसे मिलता है मेनली ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये इन खाने से, ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारा बॉडी लेता है और इसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में तो अल्टीमेट जो पार्ट मिलता है उसका नाम है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के हर सेल को ज़रूरत है। और डायबिटीज़ में होता है क्या? खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए एक बार देखते हैं ग्लूकोज कहाँ से क्या होती है। एक बार हम लोग समझते हैं ये जो खाना है, ये जो कार्ब है, इसको हम लोग तोड़ते कहाँ पे, कैसे तोड़ते हैं? देखिए एक बार चीज़ को समझिए। कार्ब मान लेते हैं एक रोटी है, रोटी को मैंने मुंह में डाला, डालते ही उसे दांत से उसको टीयर किया जाता है, दांत से उसको टुकड़े टुकड़े किया जाता है पीस के, और फिर उसको पीसा जाता है। कुछ दांत होते हैं जो टुकड़े करने के होते हैं सामने की तरफ है और जो पीसने वाली है वो पीछे की तरफ है। तो ये जो दांत से हम लोग पीसते हैं और उसमें सलाइवा मतलब हमारा जो लार आता है वो खाने के संग मिक्स होता है और धीरे धीरे उसको खाने को तोड़ना चालू करता है। हम लोग पहले दांत से तो चबाई देते हैं, पीस देते हैं और उसके बाद उसमें सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको और तोड़ता है और फिर वो खाना चला जाता है स्टमक में। देखिए स्लाइड देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये स्लाइड में गया, ये स्टमक में गया, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आता है, वो उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये स्टमक, ये देखिए स्टमक है, यहाँ से इंटेस्टिन में गया, स्मॉल इंटेस्टिन में, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जाके वहाँ पे 2-3 तरह का और जूस आता है, लीवर से आता है, पैंक्रियास से आता है, वो भी उसको तोड़ने में मदद करता है। और ग्लूकोज धीरे धीरे सारा खाने से, रोटी की जितनी ग्लूकोज है सारे के सारे रिलीज हो गए और वो जाके ब्लड में पहुंच जाता है। तो पहला काम है हमारे खून में ग्लूकोज आता कहाँ से? अरे भाई खाने से आता है और वो खाने का नाम है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। तो कार्ब से हमारे खाने का ग्लूकोज जाके ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में क्या होने वाला है देखते हैं आगे। देखिए ब्लड में ये ग्लूकोज का काम क्या होगा। ये देखिए एक ट्यूब है रेड कलर का, उसमें ब्लड है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जब हम खाना नहीं खाते हैं, खाली पेट में होते हैं तो करीब 90-100 ऐसा होता है और जैसे ही खाना खाते हैं 140-50 पहुंच जाती है और ये बढ़ती नहीं है, वहाँ से नॉर्मल आदमी की बढ़ती नहीं है, सिर्फ शुगर वाले जो डायबिटिक वाले पेशेंट है। याद रखिए हम लोग डायबिटीज़ को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ में क्या बढ़ता है ना, ग्लूकोज बढ़ती है, पर लोगों का बोलने का तो शुगर बढ़ता है। शुगर एक्चुअल मेडिकली ठीक टर्म नहीं है बट हम लोग मान लेते हैं ग्लूकोज को शुगर बोल के ही मान लेते हैं। बोले आपका शुगर कितना है तो बोलते हैं 150 है। इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे शुगर कितना है, ग्लूकोज कितना है वो बता रहे हैं। तो याद रखिएगा मेडिकल साइंस की तरफ से इसका नाम है ग्लूकोज और हम लोग नॉर्मली शुगर बोल देते हैं, बात अलग है। तो चलिए हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो 100 था खाने से पहले और खाने के आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर सारा ग्लूकोज पहुंच गया और खून में बढ़ने लगा। अब बढ़ता ही जाएगा या कहीं उसको काम में लेना है? याद रखिएगा ये ब्लड जो है हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में एक एक सेल तक कैसे पहुंचता है और उसके बाद आपको बताएंगे। ये देखिए हमारे बॉडी में आपको मालूम है कितने सेल होते हैं? 10,000 बिलियन। इसमें मतलब क्या है?
एक के पीछे 13 जीरो लगाइए तब 10,000 बिलियन होता है। हमारे बॉडी में इतने सारे सेल है और सबको ग्लूकोज चाहिए। और लेके कौन जाएगा? सबको ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ऑक्सीजन भेज रहा है हार्ट और लंग्स, और ग्लूकोज भेज रहा है इंटेस्टीन। और ये जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज को पूरे हर सेल तक पहुंचा दिया। और ये ग्लूकोज सेल के अंदर जब एंट्री करेगा तब उसको परमिशन जरूरत है, तब उसको एक गार्ड की जरूरत है, और इस गार्ड का नाम है इंसुलिन। देखिए एक बार फिर से पुरानी वाली स्लाइड दिखा रहा हूं आपको मैं। ये देखिए, ये ग्लूकोज, ये है हमारा ब्लड और ये है सेल। ये ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करना है, और जैसे ही एंट्री करेगा उसके बाद उसको सेल पचा लेगा और उसमें से एनर्जी निकाल लेगा। हर सेल को एनर्जी चाहिए और वो ग्लूकोज से मिल जाएगा उसको। पर ग्लूकोज जो एंट्री करेगा, यहाँ पे गेट है, और ये गेट हमारे सेल में बहुत सारे होते हैं, और ये गेट में एक चाबी लगा होता है, मान लेते हैं उसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। उसमें इंसुलिन आके जैसे ही चिपकती है और वो गेट खुल जाता है और सारा ग्लूकोज को एंट्री करवा लेता है। अगर इंसुलिन ना हो तो क्या होने वाला, आपको समझ आ रहा है? सोच के देखिए। अगर इंसुलिन ना हो तो ये ग्लूकोज एंट्री नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो देखिए एक तरफ तो प्यास लगा हुआ और एक तरफ पानी पूरा भरा हुआ है, मिल नहीं रहा है दोनों को। मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते जा रही है और सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। ये है डायबिटीज। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा डायबिटीज का मतलब क्या है। डायबिटीज का मतलब है कि हमारे खून में शुगर का मात्रा या ग्लूकोज का मात्रा बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उस सेल के अंदर जो एंट्री होने की गेट है, उसका चाबी जो लिया हुआ है इंसुलिन, वो इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। इंसुलिन नहीं अवेलेबल है तो अंदर नहीं घुस पा रहा सेल के अंदर ग्लूकोज, और ग्लूकोज की मात्रा 140 की जगह 240 हो गया, 340 हो गया। ये है डायबिटीज की बीमारी। चलिए आगे चलते हैं। ये इंसुलिन आता कहां से? ये आता कहां से? इंसुलिन आती है पैंक्रियास से। आपको ये दिख रहा है पैंक्रियास कहां पे है? ये देखिए, ये है हमारा स्टोमक, और स्टोमक के ठीक पीछे पैंक्रियास रखा होता है। इसको मैंने बड़ा करके दिखाया, ये पैंक्रियास है। एक ऑर्गन है जिससे बहुत सारा काम है इसके पास एक तो इंसुलिन बनाने का काम है, ग्लूकागॉन बनाने का काम है। पैंक्रियास से जूस निकलती है जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये पैंक्रियास है, और इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं बीटा सेल्स। ये बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, और ये इंसुलिन जैसे ही निकली, इट इज लाइक अ गार्ड। मैंने आपको बोला था गार्ड जिसके पास चाबी है, और वो जैसे ही चाबी लग गई वो गेट में, और ग्लूकोज एंट्री चालू हो गई। और फिर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है। ये सेल के अंदर छोटे छोटे पावर हाउसेस होते हैं। ये एक पावर हाउस है, ये देखिए, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें वो ग्लूकोज पहुंचते ही उसको तोड़ लेता है, और तोड़ते ही वो अपने आप ही उससे एनर्जी मिल जाती है। तो एनीवे, अब हम लोग चलते हैं। डायबिटीज क्या है समझ आ गई। अगर एक सेंटेंस में आपको समझाऊं तो क्या हो गया कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो खून में जाके ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा देता है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंसुलिन आता है और सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज को अंदर घुसा देता है। सारे सेल्स को खाना मिल जाता है और ग्लूकोज की मात्रा वापस कम हो जाती है। बट डायबिटिक लोगों के अंदर इंसुलिन ना होने के वजह से उनकी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये इंसुलिन कोई कोई जगह में काम नहीं करता तब भी ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, डायबिटीज़ की बीमारी है क्या। आगे इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं, पर इसका कारण क्या है, कारण नहीं मालूम। आदमी बोलता है बस क्या कारण है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत 1-2% केस होता है जहां पे पैंक्रियास को डैमेज किया जाता है, वो कारण हो सकता है, अदरवाइज कारण का नहीं मालूम है। पर यह माना जाता है कुछ कारण ऐसे होते हैं जो डायबिटीज की बीमारी को बढ़ावा देता है। तो कौन से हैं वो कारण? एक कारण है हेरिडिटी। ये देखा जाता है डायबिटीज फैमिली में रन करता है, बहुत सारे लोगों की इसकी जीन से रिलेशनशिप है, और ये माना जाता है कि जेनेटिक कुछ असर है। बट ये जेनेटिक असर पूरा नहीं होता है, इसमें 2-4-5% का ही असर होता है, बाकी आपके लाइफ के ऊपर है, आप कैसा जी रहे हैं। एज के संग भी डायबिटीज के थोड़े बढ़ने के चांसेस होते हैं। सेक्स मतलब मेल लोगों में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ी कम होती है डायबिटीज़। ओवरवेट लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है डायबिटीज। जिनका ओवरवेट है उनको बहुत जल्दी डायबिटीज आता है। जिनकी एक्टिविटी बहुत कम है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वॉकिंग नहीं करते हैं, सारा दिन बैठने का काम है, मेहनत का कोई काम नहीं है, उनको बहुत जल्दी डायबिटीज हो जाती है।
और ओवर ईटिंग से भी थोड़ा हो सकता है, और स्ट्रेस से भी बहुत होता है, स्ट्रेस से भी बहुत होता है, याद रखिएगा। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। कुछ दवाइयां हैं जैसे स्टेरॉइड वगैरह, उससे भी डायबिटीज बढ़ सकता है। तो एनीवे एक ग्लूकागोन करके हार्मोन होता है, वो भी पैंक्रियास से ही बनता है, और वो ग्लूकागोन भी शुगर को बढ़ा सकता है। तो ये सब कारण डायबिटीज को बढ़ा सकता है, पर डायबिटीज का रियल रीजन अभी भी मालूम नहीं है। मेरे को लगता है, मैं कभी भी कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट से, कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, डायबिटीज का कारण क्या है, नहीं वो लाइफस्टाइल है। अरे यार लाइफस्टाइल ऐसा कुछ कौन सा खराब हो गया कि सडनली डायबिटीज के मरीज बढ़ गए। मेरा जो प्रिडिक्शन है, मैं आपको बताऊं, मेरी जो प्रिडिक्शन है, आएगी रिसर्च कभी ना कभी, कोई हम लोग जहर वाला आइटम खा रहे हैं, या तो वो इंसेक्टिसाइड हो जो खाने में यूज होता है, या तो पोल्यूशन है, या कोई ना कोई खाने में ऐसा कुछ जा रहा है हमारे अंदर जो पैंक्रियास को डैमेज कर रहा है और इंसुलिन बनाने का काम बंद करवा रहा है। तो ये अभी तक कोई नहीं बोलता है, पर मैं ये समझता हूँ ये पॉसिबिलिटी है, आगे समय बताएगा। चलिए आगे चलते हैं कि ये डायबिटीज में और क्या क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर के संग डायबिटीज हो तो बहुत खतरनाक हो जाता है, और मोटापा के संग हो तो और भी खतरनाक हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के संग है तो ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, और ये सब को मिला के हार्ट की बीमारी बन जाती है। एक आजकल हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या मतलब है, ये देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या मतलब है। इसमें 4-5 चीज होती है। एक तो इंक्रीज्ड इंसुलिन होती है, इंक्रीज ग्लूकोज होती है, लो एचडीएल होती है, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट निकल आता है, और हाई ट्राइग्लिसराइड और कुछ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाती है। ये सारी अगर कॉम्बिनेशन है तो हार्ट की बीमारी बहुत कॉमन है। मैं लोगों को बोलता हूँ डायबिटीज में 4 दोस्त हैं डायबिटीज के, एक है ब्लड प्रेशर, एक है मोटापा, और एक है हार्ट। ये चारों लोग एक साथ मिल जाए तो आदमी को तबाह कर देता है। तो डायबिटीज से बहुत दूर रहिए आप। चलिए अब ये सोचते हैं डायबिटीज को हम लोग पता कैसे करें। आदमी बोलता है सब डायबिटीज हो तो मुझे तकलीफ क्या होगा। तो तकलीफ की लिस्ट आपको मैं बता देता हूं। एक तो बार बार इन्फेक्शन होगा, घाव सूखेगा नहीं, घाव हो रहा है सूख नहीं रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज वाले बोलते हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को घाव हो जाता है तो बहुत दिन तक नहीं सूख पाता। लोगों के तो 3 दिन में साफ हो जाता, मेरा नहीं होता है। बार बार यूरिन जाना भी डायबिटीज के लक्षण है। वेट लॉस हो जाना भी डायबिटीज का लक्षण है। और मसल्स में वीकनेस, कोई कमजोरी सा फील हो तो आपको डायबिटीज चेक कर लेना चाहिए। ये सब सिम्टम्स हर आदमी को नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को होता है। इम्पोर्टेंस भी हो जाती है, बहुत आदमी का पोटेंसी कम हो जाता है, सेक्स की ड्राइव कम हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स कोई का आता है तो कभी कभी डायबिटीज पता चलता है। अदरवाइज डायबिटीज बड़े साल तक पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए एक बार लिस्ट आपके पास आ गई है। रिकरेंट इन्फेक्शन, पुअर हीलिंग ऑफ वुंड्स, नाइट यूरिनेशन, वेट लॉस, फेटिग, मसल वीकनेस और इम्पोर्टेंस। और भी कुछ आती है। पेशाब में जब ग्लूकोज आने लगती है तो जूते में स्पॉट्स आता है। बहुत सारे लोगों को पता चलता है जूते में स्पॉट्स आ रहा है, पेशाब की बूंद बूंद, और पता चला वो शुगर है उसके अंदर। ब्लरिंग ऑफ द विजन, आंख में जब डैमेज हो जाता है तब भी बहुत से आदमी को पता चलता है। कुछ लोगों को पैरेस्थेशिया होता है, लगता है हाथ पैर में हाथ लगाओ तो पता ही नहीं चलता है। पॉलीडिप्सिया, जब बहुत पानी, बहुत सारा ग्लूकोज बॉडी से निकलता है तो पानी भी निकलती है तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो ये भी एक डायबिटीज के फिर सारा ग्लूकोज निकलता है तो भूख भी ज्यादा लगता है, ये भी एक डायबिटीज के लक्षण है। और बार बार पेशाब आना, तो ये 3 हम लोग बहुत छोटे में भी पढ़ते थे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। ये तीनों चीज मतलब ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा पानी पीने का इच्छा और ज्यादा यूरिन जाने की इच्छा, ये डायबिटीज के संग बहुत कॉमन बात है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो आपको इमीडिएटली चेकअप करा लेना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि कैसे कंफर्म करें। एक तो सबसे सिंपल टेस्ट है, वो क्या है कि ग्लूकोज का मात्रा चेक कराइए यूरिन में। यूरिन में शुगर है या नहीं है। अगर याद रखिएगा किडनी का एक प्रॉब्लम क्या मालूम है, किडनी बोलता है मेरे पास शुगर जब तक 150, 30, 40, 20 है हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही वो 180 क्रॉस करता है शुगर, वो क्या करता है, किडनी ग्लूकोज को लीक करना चालू कर देता है, सारा यूरिन भर जाता है ग्लूकोज से। तो याद रखिएगा अगर यूरिन में ग्लूकोज आ गई है आपकी तो ये समझ लीजिए 180 के ऊपर आपकी शुगर हो गई है। फास्टिंग ब्लड शुगर
पीपी ब्लड शुगर खाने के बाद, पीपी मतलब क्या, 2 घंटा खाना खाने के बाद, ये दोनों शुगर को हम लोग चेक कर सकते हैं। फास्टिंग में होना चाहिए 100 से नीचे और पीपी खाने के बाद 140 के नीचे होनी चाहिए। और रैंडम शुगर होता है, कभी भी शुगर ले लो, मतलब खाने के 6 घंटे बाद या लंच के बाद, डिनर के लंच के 2-3 घंटे बाद, डिनर के पहले, कभी भी लेंगे, इसको रैंडम शुगर बोलते हैं। एक और टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज खिला देते हैं और फिर देखते हैं हर 15-15 मिनट में ग्लूकोज को चेक करते हैं कि कितना बढ़ा और कितना कम हुआ। इसका हम यूज करेंगे आगे आपको डायबिटीज की ये खाना का असर समझाने के लिए बॉडी के अंदर। इस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हम लोग को पता चल जाता है कौन सा खाना डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा खराब है और कौन सा ठीक ठाक है। तो ये GTT बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये एक्सपेरिमेंटल काम में ज़्यादा आता है। एक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लोग पूछते हैं, सर वो घर पे जो मशीन आती है ग्लूकोज मीटर, उससे ठीक है क्या? एकदम ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 5-7 का फर्क हो सकता है एक दूसरे का, बट वो दैट इज़ अ ऑल राइट टेस्ट, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ गई है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज एडेड हीमोग्लोबिन, और इसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इस चीज को समझिए, ये पिछला 3 महीने का शुगर आपको एक साथ बता देगा। 3 महीने में आपका कितना कंट्रोल था वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन से 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो हर 3 महीने बाद ये टेस्ट को कराना चाहिए। ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता क्या है वो मैं आपको पीछे समझाऊंगा, पर एक बार अच्छा चलिए समझा ही देते हैं। हमारे खून में जब भी शुगर ज़्यादा होगा और हमारे बॉडी में हर दिन रेड ब्लड सेल्स बनता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो एक रेड ब्लड सेल बनता है, उस वक्त अगर आपकी ग्लूकोज ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी शुगर हाई है तो वो ग्लूकोज एडेड हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगेगी, और 3 महीने तक एक रेड ब्लड सेल्स आराम से लाइफ में ब्लड में रहता है। तो 3 महीने तक कितने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हुए, ग्लूकोज एडेड हीमोग्लोबिन हुए, इससे हम पता लगा सकते हैं पिछला 3 महीने में आप शुगर का कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं। तो ये टेस्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब ये सोचते हैं अगर डायबिटीज हम कंट्रोल ना करें तो क्या होगा? तकलीफ तो खास नहीं होती है, बस कभी पेशाब ज़्यादा आ जाए और कोई खास तकलीफ नहीं होती है आम लोगों को। कभी कभी वुंड हीलिंग लेट होता है तो वुंड नहीं हुआ तो सालों साल पता ही ना चले। तो पर डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस बना देते हैं, डिजीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है एक बार लिस्ट देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की बीमारी को बहुत स्पीड अप कर देता है। आदमी बोलता है सर वो कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताऊं, एक माइक्रो एंजियोपैथी होती है। ये जो शुगर होती है जब ज़्यादा होती है ना, तो हमारे जितने छोटे छोटे सेल है सबको डैमेज करवा देता है, इसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। और हार्ट की ट्यूब्स भी छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, उनके अंदर भी सारे दीवार को खुरदुरा बना देता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो याद रखिएगा, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपकी शुगर की बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। चलिए एक बार कॉम्प्लिकेशन की लिस्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रोक एंड पैरालिसिस, उसमें भी बड़ा मदद करता है डायबिटीज़ वालों को। डायबिटीज़ जिसको है, स्ट्रोक पैरालिसिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। आँख में रेटिनोपैथी हो जाता है, आँख में रेटिना खराब हो जाता है, इसके लिए आजकल लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, पर आँख खराब होने के बाद उतना रिपेयर कभी नहीं होता है, पूरा रिपेयर नहीं होता है, तो वो आँख खराब लेके ज़िंदगी भर चलना होता है। किडनी खराब हो जाता है, आजकल किडनी के बीमारी इतने बढ़ गए हैं क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये दोनों किडनी को डैमेज करता रहता है। और ये नेफ्रोपैथी भी किडनी का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और ये डायबिटिक के लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग अगर कंट्रोल ना करे तो किडनी जाएगा ही जाएगा। और इसके संग नर्व्स खराब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। हाथ लगाओ पता नहीं चलता, सिगरेट जल रहा है और सिगरेट जला दिया स्किन को, उनको पता नहीं चल रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। पैर में रात को जलन होती है, ये भी एक न्यूरोपैथी का लक्षण है। पैरों में डायबिटिक फुट, पैरों में गैंग्रीन हो जाता है, पैरों में घाव सूखती नहीं है और फिर वो काला होके वो पूरा, कभी कभी लोगों को पैर भी काटना पड़ता है। तो ये डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और हाई ब्लड प्रेशर भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ का, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नॉन हीलिंग, बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है उसको हर बार इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए और क्या करता है, कैसे करता है, हमने बोला था माइक्रो एंजियोपैथी करता है, और इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स खराब हो जाते हैं और ये हर ऑर्गन को खराब करता है डायबिटीज़।
चलिए, अब आदमी ये भी पूछता है सर एक बार बताइए, अगर मैं बोलूँ डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल है, इसका क्या मतलब है? देखिए 3-4 चीज़ चाहिए हमें। फास्टिंग शुगर 100 के कम चाहिए, खाने के बाद वाली शुगर 140 से कम चाहिए, और 3 महीने वाला शुगर 6.5 से कम चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप ले आए तो आप समझ लीजिए आपका शुगर बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6.5 रखना होगा आपको शुगर, ये बात याद रखिएगा। ग्लाइकोसिलेटेड, आजकल तो हम लोग फास्टिंग पीपी में एक प्रॉब्लम क्या मालूम है? आदमी को मालूम है कल शुगर चेक करना है, आदमी को मालूम है कल शुगर चेक करना है, तो करता है क्या मालूम है? उसके पहले दिन बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है। उस दिन खाना होना, अरे कल शुगर है, खाना पीना इतना अच्छा कंट्रोल कर देता है, और पता चला उस दिन शुगर एकदम नॉर्मल आ गया, और नेक्स्ट दिन आके फिर खाना चालू कर देता है, शुगर बढ़ जाती है। तो ये बहुत कॉमन बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर चेक करना है कि कितने दिन रियल में शुगर कंट्रोल्ड है। अच्छा, कभी कभी हाई हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे सर कल गलत खा लिया था इसलिए आज हाई हो गई है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो 3 महीने वाला शुगर एक साथ सारे, इसको हम लोग बोलते हैं लाई डिटेक्टर, 1 मिनट में आपको बता देगा आपका शुगर पिछला 3 महीने का क्या था, और वो 6.5 अगर है तब तो आप ठीक है। 7 से ऊपर मैं नहीं अलाउ करता हूँ, मैं बोलता हूँ 7 से ऊपर है तो फिर आपको एलोपैथी की दवाई लेनी पड़ेगी, और अगर 8, 9, 10 के ऊपर है तो फिर तो आगे बहुत सारी दवाई ऐड हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया तो हार्ट की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है, हार्ट की बीमारी की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो है ये 6 बहुत अच्छा कंट्रोल हो। हाँ, इस स्लाइड को हम एक बार दिखा देते हैं। ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के ऊपर स्लाइड है। ये देखिए, इट मेजर्स द ब्लड शुगर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, और ये 100% कंट्रोल हो शुगर तो आपका 6 आ जाएगा, और वर्स्ट इज 13, 14, 15 इतना भी आ सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हमें 6.5 चाहिए। 6 तो बहुत कम आता है, पर जिसको डायबिटीज नहीं उसकी 6 आ जाएगी। अगर 1 पॉइंट कम कर देते तो हार्ट की बीमारी का चांस 18 से 20% कम हो जाता है, और ये टेस्ट आजकल 300 से 500 रुपए में हो जाती है, आजकल बहुत कॉमन टेस्ट है। चलिए, अब तो हो गई डायबिटीज के बारे में आपको पता चल गया। अब आगे सोचते हैं कि डायबिटीज में करना क्या चाहिए, मैनेजमेंट क्या होगा। तो मैनेजमेंट का मैं आपको एक चार्ट बना के रखा हूं, इस चार्ट को आप देखते ही आपको सारी बात समझ आ जाएगा। पहला मैनेजमेंट है डाइट, खाने के ऊपर बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है नॉलेज। ये नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, डायबिटीज को कितना मेजर करना, कब मेजर करना, ये सब बहुत जरूरी है। और दवाइयाँ और इंसुलिन ये उसके बाद आती है। अगर इन तीनों के बावजूद, मैं आपको बता दूं, 50 से 60% लोगों का डायबिटीज डाइट, नॉलेज और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। अच्छे से मॉनिटरिंग करें, योगा करें, स्ट्रेस कम करें, फैमिली से सपोर्ट ले, और रेगुलरली चले। रेगुलरिटी चाहिए, हर वक्त टाइम का फिक्स्ड हो, खाने का टाइम फिक्स्ड हो, खाने का अमाउंट फिक्स्ड हो। हम लोग बोलते हैं नो फास्ट नो फीस्ट, एक दिन नहीं खाए ये भी नहीं चलेगा, एक दिन ज़्यादा खा लिया वो भी नहीं चलेगा। तो ये अगर आप मेंटेन करते हैं इस चार्ट को तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ को डिस्कस करते हैं। डाइट पे क्या करना, एक्सरसाइज से क्या करना, और नॉलेज का क्या करना, ये सारा एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपको मैं समझाना चाहता हूं, ये जो कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, कार्ब्स बोलते हैं, ये बना किस चीज से होता है? मैंने बोला आपको मेनली ग्लूकोज से बना होता है, और ये ग्लूकोज को हमें तोड़ना है। ग्लूकोज को अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें ना, तो इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बनता है। एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। दोनों में फर्क क्या है वो समझिए। एक होता है खाना खाने में मीठा, और एक होता है उतना मीठा नहीं है। तो आपको मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझाऊंगा और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझाऊंगा। इसमें ग्लूकोज ऐड हुआ होता है, एक के ऊपर एक ग्लूकोज ऐड होता है। लाखों की संख्या में ग्लूकोज होती है खाने के अंदर, और वो सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद बॉडी उसको तोड़ता है, उसकी बॉन्ड बोलते हैं। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के बीच में जो कनेक्शन, उसको बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड को काटा तो ग्लूकोज रिलीज हो गया, बॉन्ड को काटा। ये जो एंजाइम है बोलते हैं डाइजेशन हुआ, ये क्या करता है, वो बॉन्ड्स को तोड़ता रहता है। जैसे ही बॉन्ड टूटा ग्लूकोज रिलीज हुआ, सारे ग्लूकोज रिलीज हो गए, तब ये ब्लड में पहुंचना चालू हो जाता है। तो देखते हैं 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दोनों को समझिए।
एक बार स्लाइड्स दिखाता हूं आपको मैं। ये देखिए दो तरह का सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपको दिख रहा है एक बॉन्ड है बस, ये काट दिया तो ये दोनों चालू हो गए, ये काट दिया तो ये दोनों चालू हो गए। और इसमें बहुत सारे बॉन्ड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसको खोलने में बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को समय लगेगा और ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल देते हैं तो ये चीनी है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये खाने के थोड़े देर के बाद ये ब्लड में पहुंच जाता है। जो रिफाइंड फूड प्रोडक्ट है जैसे मैदा है या जो खाने में जिसमें छिलके वगैरह नहीं है, बहुत फाइनली जैसे ब्रेड है, मैदा है, ये तरह की जो चीजें हैं जिसमें फाइबर कम होता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है ब्लड में। और इधर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आप देख सकते हैं इसको तोड़ने में समय लगेगा। जब हमारे पास इंसुलिन कम है तो फिर नेचुरली अगर हम धीरे धीरे ग्लूकोज को छोड़े ब्लड में और धीरे धीरे ब्लड में जाए तो उतना में कम होता जाएगा, तो हमारे शुगर बढ़ेगी नहीं। तो ये बात समझ लीजिए, डायबिटिक लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा और सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना पड़ेगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ब्लड में पहुंचता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में समय लगता है हमारे स्टोमक को और इंटेस्टाइन्स को, इसलिए वो धीरे धीरे ब्लड में जाता है। धीरे धीरे गया तो इंसुलिन कम भी हो तो मेकअप हो जाती है, और एक साथ सारे पहुंच गए तो उस वक्त बहुत सारे इंसुलिन चाहिए और वो हमारे पास है नहीं और शुगर सडनली जंप कर जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा और सिंपल नहीं खाना पड़ेगा। तो आदमी मुझे क्या बोलता है, सर हमको एक लिस्ट दे दीजिए कौन सी फूड है कॉम्प्लेक्स और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है सिंपल, तो मैं वैसे ही खा लूंगा। भाई लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, एक सिंपल सा रूल याद रख लीजिए, जो भी खाना आपने मुंह में डाला और उसको चबाना चालू किया, अगर मीठा लगने लग जाए, मुंह में ही ग्लूकोज रिलीज होना लग जाए, तो समझ लीजिए मुंह में मीठा लगेगा, टंग को टच करेगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि इसमें मीठा आ चुका। हमारे टंग में मिठास देखने का उसमें है सेंसिटिव वो है सेल्स, और वो जैसे ही मीठा उसमें टच किया ब्रेन को बता देता मिठाई आ गई, मीठा आ गया। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो एक आध मिनट के अंदर ही सारा रिलीज हो जाएगा, तो जैसे ही मुंह में डालेंगे मीठा लगने लग जाएगा। और कॉम्प्लेक्स वाले को चबाते जाओ मीठा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको कोई चीज मुंह में मीठा नहीं लग रहा है तो समझ जाइए वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो मुंह में मीठा लगता है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत सिंपल सा नॉलेज है आपके पास कि ज्यादा दिमाग लगाओ मत, मुंह में मीठा लग रहा है मुंह में खा के देखो। मैं हमारे पेशेंट को यही बोलते हैं, देखो आप खाना लो, मुंह में डालो और चबाओ दो, 1 मिनट तक, आधा मिनट तक। अगर बहुत मीठा लगे तो समझ जाओ इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है। और अगर मीठा ना लगे तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सबसे सिंपल तरीका, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुगर का बात आपको समझ आया हुआ है। अब ये समझते हैं अगर हम लोग शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो और क्या क्या करना पड़ेगा, इसका मैं एक लिस्ट दे रहा हूं। पहला बात तो आपको समझना पड़ेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, कॉम्प्लेक्स खाना है, और अपने जीभ के ऊपर भरोसा रखें। 1 मिनट में टेस्ट, देखिए ब्लड ग्लूकोज को चेक कराना जब पैथ में जाएगा लैब में, 2-4 घंटे बाद रिपोर्ट आएगा, और ये तो इंस्टेंट रिपोर्ट देगा। और कितनी बार टेस्ट करा लो कोई मतलब नहीं है, जितने बार टेस्ट कराओ हर बार जवाब दे देगा। तो इस बात को आपको बहुत समझना पड़ेगा। एक और है कि हमारे पास फाइबर बहुत लेना चाहिए, फाइबर खाने में बहुत लेंगे, और जो भी खाना खाएंगे फिक्स्ड अमाउंट में खाएंगे। ऐसा नहीं देखिए दवाई अगर डायबिटीज का ले रहे हैं आप, तो आपकी शुगर दवाई तो असर कर रहा है। एक दिन खाना ज्यादा खा लिया, उस दिन क्या हो गया, सारे लोग आ गए खानदान में मिलने और उस दिन बहुत सारे आइटम बने, ये खा लो वो खा लो, उस दिन शुगर 300 भाग गई। और एक दिन खाने की इच्छा नहीं है, बुखार हुआ है या खाना अच्छा बना नहीं, उस दिन आधा खा के छोड़ दिया, उस दिन शुगर डिप कर गई। तो हम लोग बोलते हैं नो फास्ट नो फीस्ट, इस बात को याद रखिएगा। और खाने में तेल, घी, बटर, ये जो फैट्स है इसको निकालना पड़ेगा, और नॉन वेज फूड को निकालना पड़ेगा। ये डायबिटीज कंट्रोल का पहला स्टेप है। तो एक स्लाइड आपको दिखाता हूं इसके ऊपर। मेरे पास आज स्लाइड बहुत सारी है, तो ये लिस्ट हमने फिर से बना के दिया। आपको रेगुलर अमाउंट ऑफ फूड लेना होगा और फैट्स को कट करना पड़ेगा, इस बात को आप बहुत ध्यान से चलें। देखिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, ये देखिए ग्लूकोज है ना, अगर आप खाते हैं, ये देखिए ये हमने किया क्या है, इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहां पे ब्लड ग्लूकोज है, बढ़ रहा है। अब जैसे हमने खाना यहाँ पे खाया, 1 घंटे बाद की ग्लूकोज बता रहा है, 1 घंटे तक बार बार चेक किया गया, तो पता चलता है जैसे ही आपने ग्लूकोज खा लिया, मीठा खा लिया, आपकी शुगर एक साथ जूम करके जंप कर गई, और ये धीरे धीरे करके फिर कम भी हो गया। 2 घंटे बाद पता चला आपका शुगर ठीक हो गया। ये एक नॉर्मल आदमी का कर्व दिखा रहा हूं।
और इसी आदमी का अगर हम लोग एक चपाती खाते हैं तो दिख रहा है आपको ये ग्लूकोज बढ़ नहीं रहा है, इतना सा गया। क्यों गया? क्योंकि वो ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा, धीरे धीरे पहुंच रहा है। बहुत देर तक ये ग्लूकोज का असर चला और धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ी नहीं, कभी 100 से ऊपर गया ही नहीं, और ये 150 तक चली गई। तो याद रखिएगा, जब ग्लूकोज आप प्लेन खाएंगे तो आपकी ये शुगर एक साथ जंप करेगा, और अगर आप व्हीट खाते हैं जैसे चपाती खा गए तो इतनी ज्यादा जंप नहीं करेगा। एक और स्लाइड दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड में देखिए, आपको जो ब्रेड आप खा रहे हैं तो दो तरह का होता है। एक तो व्हाइट ब्रेड होता है, इससे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज है, और ये ब्रेड खाने के बाद शुगर का मात्रा देखिए। जैसे ही आप ब्रेड खाते हैं तो आपकी ग्लूकोज बढ़ने लगता है। चपाती में तो यहां तक बढ़ी थी, और ब्रेड में, व्हाइट ब्रेड जो कि मैदे वाला ब्रेड होता है, उसमें इतना सारा बढ़ गया, और ये फिर धीरे धीरे कम होने लगा। पर ग्लूकोज से तो बढ़िया है, ग्लूकोज से तो ये बढ़िया है। बट एक बात याद रखिएगा, ये व्हाइट ब्रेड है, अगर इसको हम ब्राउन ब्रेड में कन्वर्ट कर देते तो इतना नुकसान नहीं है। फिर वो अगर इसको ब्राउन ब्रेड में कन्वर्ट कर देते तो ऐसा हो जाएगा चपाती के बराबर, तो इसका मतलब एक साथ बढ़ा नहीं है। तो ये बात आपको याद रखिएगा, जो भी खाने में फाइबर ज्यादा है, बड़े बड़े पीसेस हैं, वहां पे शुगर की मात्रा एक साथ जंप नहीं करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तब तक इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेगा। कम भी इंसुलिन हो तो फिर भी काम हो जाएगा। और देखिए, दालें अगर आप लेते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, दाल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दाल की एक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दाल का है, देखिए ये तो ग्लूकोज का है और ये दाल का है। एकदम थोड़ा सा ही बढ़ पाया शुगर। दाल लेने से ज्यादा शुगर नहीं जाती है, पर आपके बॉडी में एनर्जी तो पहुंचेगी, प्रोटीन से एनर्जी पहुंच गया। तो दाल वगैरह ज्यादा खाइए, और जिस चीज में फाइबर है ऐसा चीज ज्यादा खाइए, बिना फाइबर का सामान नहीं खाइए। चलिए, डायबिटीज की और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो आपके पास क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए। आज मैंने जो बात बताई है इसको फिर से सुनिएगा। ये जो फेसबुक में है ये तो रहेगा ही, आप हर वक्त लाइव जाके सुन सकते हैं इसको, और हम लोग इसको यूट्यूब में भी डाल देंगे, आपको ये सब पता चल जाएगा। एजुकेशन के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि भाई नॉर्मल वैल्यूज कितनी है, कौन सा बीमारी का क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपको ये सारी मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन अलाउड है, फैट्स को कट करना है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। ये नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। जितनी वॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना बढ़िया फायदा होने वाला है। योगा जरूर हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। तनाव कम करना बहुत जरूरी है, और वेट कम करना बहुत जरूरी है। वेट अगर कंट्रोल करते हैं, मैंने देखा कितने लोगों की इंसुलिन छूट गई है, टैबलेट छूट गई है। तो आपको वेट अगर ओवरवेट है और आप वजन को गिरा देते हैं, वजन कैसे कम हो इसके ऊपर कल हम एक क्लास लेने वाले हैं, ठीक 3 बजे, आप जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। तो एनीवे, एक तो हो गई हमारी ये स्लाइड भी आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार इस स्लाइड को देखिए क्या क्या करना है। ये एजुकेशन की तरफ से आपको समझना पड़ेगा कि भाई वेट कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, योगा करना है, फिजिकल एक्टिविटी वॉकिंग वगैरह करना है, और नॉन स्वीट फूड खाना है, प्लेंटी ऑफ फाइबर्स खाना है, प्रोटीन्स अलाउड है, फैट्स टू कट। ये सारी बातें एक डायबिटिक के आदमी के पास कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, और उनको मालूम हो चाहिए नॉर्मल वैल्यू है फास्टिंग 100 के नीचे, खाना खाने के बाद 140 के नीचे, और 3 महीने वाला शुगर 6.5 के नीचे। ये आपके पास पक्की नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। डाइट में क्या क्या चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक तो कैलोरीज, अगर आप मोटे हैं तो आपको कैलोरीज बहुत कम खानी पड़ेगी। कम कैलोरी वाली फूड कौन सी है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सलाद खाइए जम के, सूप पीजिए, जूस पीजिए। ये जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल वाले चीजें उसमें कैलोरीज कम होता है, इससे वजन गिरेगा। पर अगर आप ऑलरेडी डाउन वेट है, कम वेट वाले हैं, तो फिर आपको ज्यादा कैलोरी खाना होगा। तो आपको चपाती, होल ग्रेन चपाती, माने गेहूं का पूरा उछाना हुआ नहीं, पूरा गेहूं का फाइबर वाला, हाई फाइबर वाला जो आटा है उसको खाइए। और ऐसा भी कर सकते हैं, आटे के संग थोड़ा चना मिला सकते हैं, उसमें और भी फायदा हो जाता है। तो उनको हम लोग बोलते हैं चपाती का मात्रा बढ़ा लो, पर उसमें चना मिला के खाओ, और वो बहुत अच्छा रहता है। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही तरह का खाना खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ, इंक्रीज्ड फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और अल्कोहल नहीं ले सकते। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर वो चीनी नहीं खाएंगे, कोई मीठा नहीं खाएंगे, पर ये जो शुगर फ्री होता है, इक्वल होता है, स्टेविया होता है, ये ले सकते हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से वो लिया जा सकता है। अमेरिका में सैक्रिन को उन्होंने बैन किया, फिर उसको चालू किया जब उनको रिसर्च करके पता चला इससे कोई कैंसर वगैरह कुछ नहीं होता है।
तो आप सैकरीन या शुगर फ्री या इक्वल या वो स्टेविया इस तरह की चीज़ लेके आप अपनी मिठास को बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे तरफ से। डायबिटीज के लिए आदमी बोलता है सब और कोई बताइए, मैं बोला करेला खाइए। करेला होता है बीटर, बीटर मतलब क्या, कड़वा आइटम जो होता है उसमें डायबिटीज कम करने का। हम लोग बोलते हैं इसको प्लांट इंसुलिन बोलते हैं हम लोग करेला को। तो करेला मुझे तो पसंद नहीं है, पर जिसको पसंद है वो करेला जरूर खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है मेथी और जामुन, ये दोनों, जामुन की बीज, मेथी और जामुन की बीज, ये दोनों भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेथी को आप 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए और सुबह उसको चिबा के और उसके संग पानी भी पी जाइए। और ये जो जामुन का पाउडर है उसको 1 चम्मच लीजिए। ये तीनों हम समझते हैं खाने की तरफ से, हर्बल या नेचुरोपैथी की तरफ से या आयुर्वेदा की तरफ से, ये तीनों काफ़ी फायदेमंद कर अपने आप साबित हो सकता है। मॉनिटरिंग के लिए याद रखिएगा, आपको सिम्टम्स नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर शुगर 300 भी हो जाए तो भी तकलीफ नहीं होती है खास। तो इसलिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर हर हफ्ते चेक करना चाहिए और पीपी ब्लड शुगर हर हफ्ते चेक करना चाहिए। पर अगर 3-4 हफ्ते तक आपने देखा हर बार नॉर्मल है तो 2 हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं। और 3 महीने में एक बार वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जरूर चेक करिएगा। और 6-6 महीने में एक बार आपकी ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट, नर्व्स, आंख, पैर, ये सब चेक करिएगा। ये ट्वाइस अ ईयर हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी आप अपना क्लिक कर लें कि ये मुझे चाहिए। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो ये सारे चेकअप्स मुझे चाहिए ही चाहिए। चलिए अब हम लोग ये सोचते हैं एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं मिनिमम 35 मिनट वॉक करिए हर दिन और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज स्पेशली योगा जरूर करिए, मेडिटेशन करिए, ये बहुत काम की चीज़ है। 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं आपकी टेंशन कम होगा। रिक्रिएशनल एक्सरसाइज जैसे बैडमिंटन है, स्क्वैश है, टेनिस है, एरोबिक्स है, स्विमिंग है, इस तरह की चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो इसमें क्या मन भी लगा रहता है और ब्रेक कम होती है। जो चीज़ पसंद नहीं है ऐसा कुछ करेंगे तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग बोलते हैं आप ब्रेक मत करो, आप रेगुलर करो। अगर आपको मजा आने लग जाए उस काम को करने में तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। और याद रखिएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के हिसाब से ये माना जाता है, वर्क में स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली में स्ट्रेस हो, चाहे पैसे की स्ट्रेस हो, चाहे ईगो का स्ट्रेस हो, चाहे सोशल सर्कल में स्ट्रेस हो, ये कोई भी तरह का टेंशन हो आपका शुगर बढ़ा देगा। और हम लोग बोलते हैं अगर आदमी रियली अपने आप को कूल रखना चाहता है तो थोड़ा भगवान पे भरोसा करे, थोड़ा पूजा अर्चना करे या स्पिरिचुअलिटी, अगर भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते हैं तो स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को अच्छा रखने का आदत, लोगों को हेल्प करिए, लोगों पे दया कीजिए, लोगों की दोस्ती कीजिए, लोगों का भलाई करने का करिए, अपनी लोभ को, अपनी हिंसा को, अपनी खराब आदतों को कम करिए और अच्छी आदतों को बढ़ाइए तो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। डायबिटिक लोगों को तनाव बढ़ जाए तो शुगर एकदम जंप कर जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए योगा बहुत जरूरी है और योगा की लिस्ट में आपको देना चाहता हूँ क्या क्या योगा किया जा सकता है। कुछ आसन के नाम है, चक्रासन, कोणासन, सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन, त्रिकोणासन और शवासन, मत्स्यासन, भुजंगासन। ये 6-7 आसन अगर आप कर सकते हैं तो हमारे लिए काफ़ी है। आपको बहुत लंबा आसन करने का जरूरत नहीं है, 10-15 मिनट आसन करिए, 35 मिनट वॉक कीजिए, करीब 1 घंटा आप जरूर लगाइए डायबिटिक पेशेंट हो तो। और अगर और ज़्यादा 1 घंटा वॉक ही कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और आपको ये आसन करने होंगे। आसन का लिस्ट अगर एक बार चाहते हैं तो फिर से दिखा देता हूँ, ये लिस्ट आप नोट कर लीजिए। चक्रासन, कोणासन, सर्वांगासन, ये सारे आसन का एक कॉमन चीज आप देखिएगा, एक तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए होता है और एक पैंक्रियस को स्क्वीज करने के लिए होता है। जितने भी देखेंगे ट्विस्ट है, अर्ध मत्स्येंद्रासन वगैरह, उससे मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टोमक को जो पैंक्रियस है उसको स्क्वीज करके ज़्यादा इंसुलिन निकालते हैं। इट इज सपोज टू बी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर पीपल। तो एक बात ये सब याद रखिएगा। और भी कुछ आसन का नाम है, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। चलिए
आसन हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट का क्या करें, दवाइयां क्या डायबिटिक के पेशेंट खा सकते हैं। 5 मिनट मुझे क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दूंगा। दवाई का आपको मैं बता दूं 5-7 तरह की दवाइयां हैं हमारे एलोपैथी में। एक तो इंसुलिन बढ़े उसका दवाई है, एक वो क्या करता है, वो पैंक्रियास को जाके धक्का मारता है, पैंक्रियास को डंडा मारता है कि तुम ज्यादा इंसुलिन बनाओ, तो ज्यादा इंसुलिन बन गया, शुगर गिर गया, ये काम हो सकता है। एक होता है इंसुलिन का एक्शन को बढ़ा दे, एक करता है कि सेल को बोलता है तुम ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन खींचो, और चौथा होता है कि अगर लीवर में कुछ बनता है ग्लूकोज, उसको भी हम लोग बोलते हैं बंद कर दो, लीवर का जो ग्लूकोज बन रहा है उसको बंद कर दो। और आजकल एक नई बीमारी एक और आ गया है कि जो इंसुलिन को भी सिक्रीट ज्यादा करता है और यूटिलाइजेशन भी ज्यादा करता है, और कुछ ग्लूकागॉन कम करने की भी दवाई होती है। और आजकल एक नई दवाई आ गई है कि यूरिन में जो ग्लूकोज निकलता है उसको डबल कर देता है, तो सारा ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है सब निकल जाता है, उससे वेट भी कम हो जाता है। तो आजकल बहुत सारी दवाइयां हो गई है, उन दवाइयों का लिस्ट मैं अभी आपको देने वाला हूं। और दवाई मैं चाहता हूं पहले दवाई लिया जाए। अगर आपकी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा के बाद भी अगर आपका इंसुलिन शुगर कंट्रोल नहीं है तो देर नहीं करने की जरूरत है। अगर आपकी 3 महीने वाली शुगर 7 से ज़्यादा है तो दवाई शुरू कर लेना चाहिए। एलोपैथी की दवाई छोड़ के वो उपाय नहीं। हाँ, आप बोले पहले मैं आयुर्वेदा ट्राई करूँगा, तो वो करेला और नीम और मेथी और जामुन का बीज ये सब आप लेके देखिए, उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तब हम बोलेंगे आपको एलोपैथी की दवाई के ऊपर डिपेंड करना है। और अगर उसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता तब हम इंसुलिन देने की इजाज़त दे सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, दवाइयों का लिस्ट मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये दवाइयों का लिस्ट एक बार देख ले। एक तो सल्फोनिल यूरिया होता है, जैसे आप एमरील, जोरिल इस तरह की दवाई लेते हैं। एक है बाइगुआनाइड्स, इसमें मेटफॉर्मिन वगैरह होता है। थायाजोलिडिन डायोन होता है जिसमें पायोग्लिटाजोन, पायोज 15 मिलीग्राम, वो वाली दवाई है। गेमीप्राइड, ये बहुत कॉमन दवाई है आजकल, ये बहुत यूज होती है। और इसके संग अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर्स दवाइयाँ होती है। आजकल नई दवाई आ गई है DPP4 इनिबिटर्स, इसके नाम है जेनोमेट, जेनोविया और इस तरह की इस्टामेट और गैल्वसमेट, ये सारे DPP4 इनिबिटर्स हैं। और आजकल आगे SGLT2, ये किडनी से ग्लूकोज निकालने वाली दवाई। तो दवाइयों का भरमार हो चुका है। पर याद रखिए, अगर आप लाइफस्टाइल नहीं करते हैं, सिर्फ दवाई लेते हैं, तो वह गलत बात है। दवाइयाँ धीरे धीरे, अगर आप लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करेंगे, दवाई का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर आपको इंसुलिन में जाना होगा और इंसुलिन भी डोज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। तो आपको वजन कम करना बहुत जरूरी है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई भी देते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंसुलिन जब भी लेना पड़े आपको, तो 1-2 चीज याद रखिए। जब डाइट और लाइफस्टाइल के बाद दवाई भी काम नहीं कर रही है, तब जाके आपको इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन ज्यादातर एक तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग होता है, और दोनों का मिक्सचर बना के भी एक इंसुलिन दे देते हैं। उसको ह्यूमन मिक्सटार्ड या नोवोमिक्स, इस तरह के मिक्स जहां पे लिखा होगा उसमें दोनों दवाई दे दिया, शॉर्ट एक्टिंग भी लॉन्ग एक्टिंग भी। तो वो दिन में 2 बार लिया तो काफी अच्छी कंट्रोल हो जाती है। पर इंसुलिन लेते वक्त याद रखिएगा, खाने में आप कभी भी कम कर दिए तो शुगर गिर भी सकता है, इसलिए खाना बहुत स्टेडी रखिएगा, ना फास्ट ना फीस्ट। याद रखिएगा, सुबह की इंसुलिन जो होती है शाम के इंसुलिन से करीब 6 यूनिट ज्यादा दिया जाता है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इस बात को याद। और इंसुलिन कब लेना चाहिए? 10 मिनट बिफोर मील्स लेनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, एक बार हम लोग ये सोचते हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया, कभी कभी शुगर एकदम गिर जाती है। कब गिरती है? आपने दवाई ले लिया, खाना नहीं खाया, शुगर गिर गई। आपने दवाई लिया और डिले कर दिया खाना, तो शुगर गिर गई। आपने दवाई लिया और इधर मेहनत भी कर लिया ज्यादा और शुगर गिर गई। तो याद रखिएगा, अगर आप अच्छा कंट्रोल रखते हैं और ये सब गड़बड़ करते हैं तो शुगर कम भी हो जाता है। और इसमें क्या होता है, चक्कर आ जाती है, बहुत ज्यादा भूख लगता है, पसीना पसीना तो होता है, और कभी कभी तो आदमी बेहोश भी हो जाता है। तो कंफ्यूजन, स्वेटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो ये अगर कोई डायबिटिक वालों को इस तरह के सिम्टम आते हैं, सर अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है, पसीना पसीना आ रहा है, तो समझ जाइए शुगर गिर गया है। और संग संग ग्लूकोज पिलाइए उनको, और इमीडिएटली 5-10 मिनट में आदमी सही हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग के हॉस्पिटल में आ जाए तो हम लोग इंसुलिन दे देते हैं, अब वो ग्लूकोज की वो दे देते हैं, ड्रिप दे देते हैं, और ग्लूकोज बढ़ जाती है। चलिए, खाने के बारे में 3-4
चीज़ मुझे हर वक्त, मैं अब आ गया हूँ डायबिटीज़, मैंने आपको समझा दिया है, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट समझाई है। बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ मुंह में मीठा लगे वो नहीं खाना है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है, फ्रूट्स अलाउड है। फ्रूट्स अगर मीठा भी हो तो भी अलाउड है। फ्रूट में हम लोग 4 फ्रूट मना करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। एक है आम, और एक है चीकू, और एक है चीकू या सपोटा जिसको भी नाम से जानते हैं आप, और एक है अंगूर और अनार और बनाना, केला। ये 4 अगर आप अवॉइड करेंगे फ्रूट्स में अच्छा है। बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। याद रखिएगा, ये फ्रूट्स जो होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ाने की ताकत नहीं होती है। और फ्रेश जूस खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, पर जूस से फ्रूट बढ़िया होता है, ये बात याद रखिएगा। लोग मुझे और क्वेश्चंस पूछते हैं, सर चावल खा सकते हैं कि नहीं? चावल खा सकते हैं, कोशिश करिए ब्राउन राइस में आ जाए जिसमें छिलके रहें, जिसमें फाइबर ज़्यादा रहे। और अगर राइस लेना ही है तो उसमें दाल भी मिलाइए, वो भी उसको थोड़ा स्लो डाउन करता है, और उसमें सब्जी भी मिलाइए। अगर इन तीनों को मिला के खाएगा तो राइस का आधा असर खत्म हो जाता है गड़बड़ करने का। आलू खा सकते हैं कि नहीं? आलू भी खाया जा सकता है, बट स्मॉल क्वांटिटी में खाइए। आलू के संग और भी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए तो आलू का असर थोड़ा कम हो जाता है। ये आदमी पूछता है नूडल्स खा सकते हैं कि नहीं? नूडल्स भी खा सकते हैं, पर उसमें फाइबर हो, इसलिए आटा नूडल लीजिए। और नूडल में भी बहुत सारा आप अलग से सब्जी उब्जी डाल दीजिए, तो नूडल विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑल राइट। एक और क्वेश्चन आता है, सर ब्रेड ले सकते हैं कि नहीं? ब्रेड ले सकते हैं, पर कोशिश करिए ब्राउन ब्रेड लें। और अगर फिर भी आपके पास ब्राउन ब्रेड है नहीं तो क्या करिए, बहुत सारा सलाद लीजिए, ब्रेड के संग अंदर बहुत सारा सलाद डाल दीजिए, तो कोई फाइबर एक साथ पहुंच गया तो उसका असर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जो रिफाइंड शुगर या रिफाइंड जो आइटम्स है उसके जगह फाइबर वाली चीज़ ऐड करने का कोशिश करिए। एनीवे, मैं जानता हूँ मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई है। एक बात याद रखिए, आप फॉलो करिए, पर मैं चाहता हूँ आप अपने फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करिए। जब तक फैमिली को ये सारा एजुकेशन नहीं होगा, मेरी एक किताब है 201 टिप्स फॉर द डायबिटिक पेशेंट, वहाँ वो जो किताब है उसको आप ज़रूर से अमेजन से या हमारे वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं। और वो जो डायबिटीज़ वाली बुक है उसमें बहुत सारी हमने टिप्स दी है, हर तरह की टिप्स दी है जो आपको मालूम होना चाहिए। ये किताब में हमने बहुत डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेके आया हुआ है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये फैमिली के नॉलेज होने से आपके पीछे भी वो लगे रहेंगे और आपका फॉलोअप ज़्यादा होगा। अगर फैमिली को सपोर्ट नहीं लेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हार्ट के ऊपर मेरी बहुत सारी किताबें, कोई का आया हुआ है अतुल डैंग जी का, हमारे हार्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें, आप हमारे वेबसाइट में जाइए और आपको बहुत सारी किताब मिल जाएगी वहाँ पे नाम। आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, ये हमारे पास एक था, दिव्यांग शर्मा, आई एम डायबिटिक पेशेंट फ्रॉम सावल अलीगढ़। तो देखिए, आप हमारे पेशेंट भी हैं और डायबिटीज़ का ये सारा नॉलेज अपने पास रखिए, पर 100 और 140 रखिए, वो हार्ट के लिए सेफ्टी हो जाता है उससे। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 100, 140 और 3 महीने का शुगर 6.5 से कम रखना होगा, ये कंपलसरी है। ये मेरी डायबिटीज़ के ऊपर टिप्स की किताब है, आपको इधर से दिखा पाऊंगा मैं। ये देखिए, ये डायबिटीज़ के ऊपर मेरी किताब है 201 टिप्स फॉर डायबिटिक पेशेंट। थोड़ा सा नीचे करके दिखाओ। हाँ, ये किताब आजकल काफ़ी फेमस है, अभी जी टीवी में दिखाया गया था कुछ दिन पहले, और ये किताब आजकल काफ़ी बिक रही है। और इसमें मैंने बहुत सिंपल सा आंसर्स दिया हुआ है, जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डायबिटीज़ के बारे में सबका जवाब हमने एक एक करके दिया हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बुक। रेगुलर चेकअप लेना होगा आपको हर वक्त। अच्छा, एक इन्होंने लिखा है कि सर हमारा बीपी 135 और 55 है, 135 नहीं चलेगा साहब, आपको और थोड़ा टेल्मा का डोज बढ़ा दीजिए आप। सो नेवरदिलेस, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक एक करके समझाई है, और आपको हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। और मैं जानता हूँ डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी ख़त्म नहीं भी हो तो अच्छे खासे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपसे मैं चाहता हूँ डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, आप हमारे संग जुड़े रहिए। डायबिटीज़ के बारे में और भी कोई डिटेल हो तो आप हमारे वेबसाइट में जाके हमारे ईमेल से आप हमको जवाब मांग सकते हैं और उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो आप ईमेल कर सकते हैं हम लोग को।
और कोई क्वेश्चन हो, कॉन्टैक्ट्स आपको मैं बता दूं, मेरी वेबसाइट में जाइए, आपको सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, जितने भी हमारे सेंटर है सबका नाम, सबका डिटेल, ये सब आपको मैं दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और हाँ, ग्लाइकोसिलेटेड 6.2 है, एक्सेलेंट, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इसका मतलब कंट्रोल बहुत बढ़िया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं, हार्ट के लिए तो हम लोग होम्योपैथी एडवाइस करते हैं, डायबिटीज़ का हमको मालूम नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, अगर है आप ऐड कर लीजिए। अगर शुगर, मेरे को शुगर हटेगा कब, शुगर जब कम होने लगता है तो दवाई हटा सकते हैं हमारी वाली, हमें क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन है कि सर्वांगासन कर सकता हूं कि नहीं, अगर हार्ट पेशेंट हो तो ना करें, पर अगर हार्ट के पेशेंट नहीं है तो कर सकते हैं। हार्ट के पेशेंट हो तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन करिए, वो बहुत काम का चीज़ है। भुजंगासन कीजिए, वो भी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। सो मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत सारी डिटेल बताई है खाने के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, और डायबिटीज़ में आप अगर 1-2 साल डायबिटीज़ के पेशेंट तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, पर जो 20-30 साल तक कंट्रोल नहीं करता उनके सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। और मैं आजकल देख रहा हूँ डायबिटिक वाले लोग को, जिनको फिर आगे वो किडनी खराब हो जाता है, फिर वो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, डायलिसिस करते रहते हैं, किस लिए कि पहले कंट्रोल नहीं किया। तो आज टाइम है, आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कंट्रोल जरूर करिए, और कंट्रोल करेंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से चलें, और इसमें करने का जरूरत, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये दवाइयाँ आप ले रहे हो, आपकी बीपी, मैंने बोला आपकी बीपी अभी भी कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा आप बीपी की गोली बढ़ाइए, 135 मुझे नहीं चाहिए, आप 2-3 दिन और चेक कर लीजिए चाहे। एक इन्होंने लिखा है कि बुक का नेम क्या है, 201 टिप्स फॉर डायबिटिक। क्या मिल्क ले सकते हैं, डायबिटीज़ में मिल्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, पर अगर उसके संग हार्ट की बीमारी है तो मिल्क सारा फैट फ्री होना चाहिए। डायबिटीज़ में भी फैट फ्री मिल्क लेंगे तो अच्छा रहेगा। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में होम्योपैथी का मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। और क्वेश्चंस क्या है, कैन वी टेक सब्स्टिट्यूट डायबिटिक मेडिसिन ड्यूरिंग लॉकडाउन। यस, अगर हमारी दवाइयाँ, आपको मालूम है हमारी जो डायबिटीज़ की दवाई है बहुत सस्ती होती है, बाजार में उसको 4 गुना कॉस्ट में दिया जाता है। तो अगर आप आज लॉकडाउन में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप बाजार से उसका इक्विवेलेंट खरीद लीजिए। डायबिटीज़ का पेशेंट को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं, एकदम ये सारी बात अगर आप फॉलो करते हैं तो रिवर्सल तो हो गई, आपको क्या चिंता करने की जरूरत है। आपको ये जो खाना खाने के बाद शुगर कब चेक करना चाहिए, करीब 2 घंटे बाद चेक करना चाहिए। जैसे आपने खाना खत्म किया, टाइम नोट कीजिए, 2 घंटे बाद फिर चेक करिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका शुगर रियल में कंट्रोल है या नहीं है। सर उड़ीसा में सेंटर है क्या, मैंने आपको बोला है, वहां पे हम लोग का भुवनेश्वर में सेंटर है। प्री डायबिटिक हूं, प्री डायबिटिक मैं किसको मानता मालूम है, आप अपनी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेक कराइए, अगर आप 7 से कम है तो प्री डायबिटिक है, और अगर 7 से ऊपर आ चुका है आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 3 महीने वाला शुगर, तो आप डायबिटिक हो चुके हैं, आपको प्री डायबिटिक नहीं डायबिटिक मानेंगे। तो आप एक 3 महीने वाला शुगर जरूर चेक कराइए। ये लिख रहे हैं, शुड वी चेक पीपी शुगर आफ्टर टेकिंग शुगर मेडिसिन और नॉट। यस, दवाई लेके चेक करना है। जब भी खाना खाने के बाद हम शुगर चेक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं दवाई के साथ कितना कंट्रोल हुआ, बिना दवाई के तो कंट्रोल होगी नहीं, मुझे मालूम है। तो आप जब भी शुगर चेक कराएंगे खाना खाने के बाद, उस दिन दवाई लेना भूलिएगा नहीं तो बढ़ जाएगी वो तो। फरीदाबाद सेंटर का एड्रेस और फ़ोन नंबर तो आपको उससे मिल जाएगा, वेबसाइट में जाइए, वहां से सारी एड्रेस मिल जाएगी आपको। तो एनीवे मैं फिर से आपसे विदा लेता हूं।